ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। जिस जज से इनको लगता है कि जी हमारे खिलाफ फैसला दे देगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये माफिया है। तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो तो फिर तुम भी हमारे दुश्मन हो। तो इस तरह से है तो फिर इस तरह से ही चलेगी। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। ये तुम मत समझो कि तुम्हें कोई रेड कारपेट के ऊपर चलते चलते कोई आगे बैठा देगा कि आप दोबारा बैठें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सूरत हाल दिलचस्प है। इलेक्शन का मामला अदालतों में, अदालतों के रहमो करम पर अब ये मामला चला गया है। पार्लियामान पिछले कई सालों से जो है वो अपने तमाम मसाइल का हल जो है वो अदालतों के जरिए तलाश कर रही है, और जो सियासतदान है उनका रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। और इस कशमकश के अंदर जो है वो ये इस वक्त मुल्क चल रहा है कि दोनों तरफ से मदद आए तो ये निज़ाम आगे चले। तो इस तमाम सूरत हाल पर हमने आज बात करनी है। एक आईनी बहरान है, मुआशी बहरान है, इन बहरानों से किस तरह निकला जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ कानूनदान एतजाज हसन साहब, जिनसे हम कानूनी राय और सियासी दोनों राय लेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार आमिर दिया साहब और आदिल शाहजेब साहब। उनसे जरा बात करेंगे सियासी सूरत हाल के ऊपर। एतजाज हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सो मोटो नोटिस हुआ है और दो जजेस ने जो नोट उसको बुनियाद बनाकर ये सो मोटो लिया गया। व्हाट इज योर टेक ऑन? नहीं, सो मोटो किसी बुनियाद पे नहीं होता, एक्सेप्ट के मतलब है कि जज साहब या चीफ जस्टिस साहब को अहमियत लगती है उसकी, और उसमें जाहिर है पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए और फंडामेंटल राइट होने चाहिए। वो पंजाब के बनते हैं, क्योंकि अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो नवाज शरीफ के 1993 के फैसले में उन्होंने कहा था दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पंजाब एंड KPK। तो वो तो बनते हैं। यहाँ तो आपको पता है सुओ मोटो नोटिस, दो बोतलें शराब की निकल आई थी, एक जो पैसेंजर थी मारूफ का भी, और उस पर ले लिया था। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तो रिवायत ये थी बाद में, जिसपे और चीफ जस्टिस भी चले, जिनमें जवाद ख्वाजा साहब भी थे, और वो के कॉलम छपता था अखबार में, और वो उस पर शो मोटो नोटिस ले लेते थे। कोई ये प्रोग्राम हो रहा होता था टेलीविजन पर, उस पर सुओ मोटो नोटिस ले लेते थे। तो सुओ मोटो नोटिस पे ये मतलब नहीं है कि ये किस मौजू पे ये उठाया जा रहा है। उससे कतगन एक जो अंडरस्टैंडिंग इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद रिसेंटली जो डेवलप हुई थी वो ये कि चीफ जस्टिस साहब अब खुद नहीं लेंगे, बट अगर किसी जज साहब ने महसूस किया कि ये मामला कोई हमारी नजर में आया है और ये बहुत लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है, बहुत लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, बहुत नंबर जो अफेक्टेड बाय, और इसमें फंडामेंटल राइट भी है, तो वो चीफ जस्टिस को सिफारिश कर सकते हैं या तजवीज़ कर सकते हैं कि इसको टेकअप किया जाए। ये तो बड़े ही बहुत अंदाज से टेकअप किया है चीफ जस्टिस उमर साहब। सर ये जरा कॉम्पोजिशन, एतजाज साहब, ये जो कॉम्पोजिशन पर ऑब्जेक्शन आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और बार काउंसिल की तरफ से भी, कि ये जो कॉम्पोजिशन है 3 ऑनरेबल सीनियर जजेस के बारे में बात की जा रही है कि इनकी जो है वो अदम शमूलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आपके नजदीक ये एतराज दुरुस्त है कि फुल कोर्ट बेंच होता, इस तरह की जो बात की जा रही? नहीं, फुल कोर्ट बेंच तो बड़ा ही, मैं आपको बता दूं आदिल, बहुत ही परेशानी का बायस होता है, इसलिए कि फुल कोर्ट के बेंच ने जो गलत फैसला दे दिया हो और दे देते हैं, इनके गलत फैसले भी होते हैं और गलती उसमें या फैसले में लंबा फैसला, उसमें बहुत सारी बातें हैं, 4-5 अगर गलत है तो वो फिर मोहर लग गई उन पर फॉर एवर। जब कभी कोई 14 या 15 मेंबर बेंच बैठेगा, फिर इससे बड़ा बेंच बनेगा, ये इशू को फिर रिजॉल्व किया जाएगा और इसको खत्म किया जाएगा, उस वक्त तक वो चलता ही रहेगा, क्योंकि उससे बड़ा बेंच क्या बनेगा। 7-8 से ज्यादा का बेंच होना ही नहीं चाहिए। रॉन्ग का भी बड़ी बात है जरा, ताकि रेमेडी और रिलीफ आप कह रहे हैं कि रह सके, आगे स्पेस रहे कि अगर रिव्यूएबल हो डाउन जनरेशन, अगली जनरेशन आके फंसी भी होगी इसी के लिए। गलत तो है फैसला, लेकिन वो अब 14 मेंबर जजेस ने 14 ने किया,
और 14 मेंबर का बेंच बनाओ, 15 का, और उसको रिव्यू करो। ये इवन द जजेस शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस। दूसरी बात ये है कि एक्सक्लूजन ऑफ द सीनियर प्यूनी जज, वो जो सीनियर मोस्ट है आफ्टर चीफ जस्टिस, उनकी एक्सक्लूजन पे अगर कोई एतराज करता है तो मैंने बहुत कम 55 साल की वकालत है, बहुत कम ऐसे बेंचेस देखे हैं, लार्जर बेंचेस, जिनमें सीनियर जज और चीफ जस्टिस दोनों ही बैठे हुए हैं। अक्सर ये होता है कि अगर 7 जज का है तो वो चीफ जस्टिस या हेड करते हैं या सीनियर मोस्ट जज हेड करते हैं। और ये तब होता था कि सारे बैठते थे जब 5 जज थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। तो मुख्तसर सा फुल बेंच होता था। सर मुझे बताइए कि ये एक जो 3 सवालात रखे गए हैं अदालत के सामने, उसमें एक और सवाल भी जो अतर मिनुल्लाह साहब का शामिल हो गया है, क्या असम्बलियां भी बहाल हो सकती हैं? और अगर मुझे इसका आप कानूनी और सियासी दोनों जवाब दीजिएगा कि कानूनी के बाद कि क्या असम्बलियां इसके नतीजे में बहाल भी हो सकती हैं, और अगर हो जाए तो क्या पॉलिटिकली ये विन विन सिचुएशन होगी? पॉलिटिकली अगले दिन अगर चीफ मिनिस्टर फिर उसको डिसॉल्व कर देता है असेंबली को, तो फिर अदालत क्या करेगी? वो कहता है मैं डिसॉल्व करता हूँ, आई रिकमेंड टू द गवर्नर टू डिसॉल्व इट, एंड विद इन 48 आवर्स वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये तो अपनी तारीख से हमें देखना चाहिए। गवर्नर अल्ताफ हुसैन ने इसी किस्म का काम किया था 1995 में, जब भट्टू साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, और वो असेंबली को जिस दिन बहाल हुई उसी दिन उन्होंने फिर मतलब डिसॉल्व कर दिया। और अदालत बैठी हुई थी सुप्रीम लाहौर हाईकोर्ट के बगैर 5 या 7 मेंबर बेंच का, वो उसमें तो ये अगर दूसरे दिन मतलब है अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, तो फिर चीफ मिनिस्टर की देखेंगे डिसोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर की। सर ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। आप ये कह रहे हैं कि अगर अदलिया असेंबलियां बहाल भी कर दे अपने किसी फैसले के नतीजे में, तो अगले रोज दोनों वो चीफ मिनिस्टर तोड़ देंगे, तो बहरान वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं का वहीं खड़ा है। और देखो ना, बहाल जब करेंगे तो सूरत हाल जो पहले थी साबिक थी उस पर ही करेंगे ना। स्टेटस को एंटी कहते हैं, यानी ये असेंबली वो हो जाएगी जो असेंबली पहले थी, उसका चीफ मिनिस्टर भी उसी तरह रिस्टोर हो जाएगा, और चीफ मिनिस्टर के तमाम इख्तियारात भी रिस्टोर हो जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर पहले ही लम्हे में अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को एडवाइस कर देगा कि इसको डिसॉल्व करो। ओके सर, जरा ये जो बात एक और टेक्निकल मसला हमारे सामने आ गया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे मुल्क में तो यू नेवर फाइंड अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। एक तरफ 90 डेज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है इलेक्शन कराने की, तो दूसरी तरफ इंटरिम की भी तो उसके अंदर शर्त है। तो दूसरे जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि जी आप हमसे ये तो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन करा दें, लेकिन अगर हम इलेक्शन आपकी शर्त पे करा दें और फिर अक्टूबर में दूसरे इलेक्शन हो, तो वहां तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं होगी, फिर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। तो कैसे जो है वो फेयर इलेक्शन हो सकेंगे नेशनल असेंबली के? नहीं, तो इस वक्त भी तो यही है। इस वक्त तो पॉलिटिकल परमानेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की भी और दूसरे दोनों सूबों में भी। और खैर वो नहीं, पर ऊपर पंजाब में जो ऊपर और केपी में जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है वो तो सारी परमानेंट है, प्राइम मिनिस्टर के तहत है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी की जगह भी केयर टेकर लगा देने चाहिए। ये तो फिर उस तरफ से इनिशिएटिव हो या इस तरफ से इनिशिएटिव हो, somebody has to bow, and why must the 2 chief ministers and 2 provinces be made to suffer? अगर ये हुआ, और ये इसी तरह की बहस और कटबहसी में हमारा मुल्क टूट गया था। आपको याद है कि आप अगर बहुत छोटे नहीं थे तो 1969 में याया खान ने मार्शल लॉ लगा के ऐलान किया इलेक्शन कराएगा। 1.5 साल उसने कोई इलेक्शन नहीं कराए, उससे कुछ टेम्पर बढ़ता गया, पर फिर बिल आखिर उसने इलेक्शन करा दिए 7 दिसंबर 1970 को। उसके बाद उसने असेंबली को बुलाता नहीं था, पार्लियामेंट को बुलाता नहीं था, बाहर पॉलिटिक्स कर रहा था कि फाइनली बुलाया 7 मार्च 1971 को, और उसको भी पोस्टपोन कर दिया।
जब पोस्टपोन कर दिया तो फिर वो नाजी बहुत मतलब है उनके दिल आजारी हुई बहुत ज्यादा कि ये क्या हो रहा है, और वो निकल आए बाहर। फिर इन्होंने आर्मी एक्शन किया, फिर मुजीब को गिरफ्तार करके इधर ले आए, फिर वो पाकिस्तान टूट गया। अब ये इन्हीं बहसों में अगर हम ये करते रहेंगे, अब आइन बड़ा क्लियर है, on a date not later than 90 days, आइन तक चले बस। अब शेड्यूल देना है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो अगर मंडे को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट तो ट्यूसडे को वो शेड्यूल दे, उनको कहते हैं आप शेड्यूल दें, और ये मामला के जी ये नाअहल है जज और वो जज नाअहल है। सर ये मियां शहबाज शरीफ ने पहले भी कह दिया कि ये वो जज है जो मेरे साथ है, वो जज है जो मेरे खिलाफ है, उस दरार तो उसने बहुत पक्की कर दी और किसी किस्म की। तो जजेस को सोचना चाहिए इस वक्त कि ये क्या हो रहा है, खिलवाड़ आपस में ही अगर वो उठते रहे तो इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान होगा। एंड इस तरह के अगर आप रिस्टोर करते हैं और वो फिर अपने इख्तियार पे इस्तेमाल कर सकता है, इस किस्म के रिग्मर रोल बिना पड़े 90 दिन कहता है आइन, 90 दिन में इलेक्शन करा, उसके बाद 21 दिन के अंदर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का आइन कहता है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में होने दें, और फिर जो अगले इलेक्शन आएंगे वो तो इंडिया में हर जगह। जी थैंक यू सो मच एतजाज एहसन साहब। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब और आदिल शाहजेब साहब। दोनों वैसे तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब आपसे शुरू करूंगा, गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। मुझे ये बताइएगा, ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, बहुत दिनों से अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एलीट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी इस मुल्क में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आधे मामलात तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले रख दिए थे, आधे मामलात अदालतों के हवाले रख दिए हैं। ये जो मामला इस वक्त अदालत में गया है, हाउ डू यू सी इट, व्हाट इज योर टेक ऑन, कि यहाँ तक जाना चाहिए था, चला गया तो अब क्या होना है? बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब पार्शली आपके सवाल में ही जवाब भी है। वो ये कि हमारी जो सियासतदान है वो आपस में चीज़ों को तय करने से कासिर हैं। पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर आप देखिए कि पार्लियामेंट को तो बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया गया है, और उसके बाद फिर सारे फैसलों के लिए देखते हैं, अदलिया की तरफ देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। और जाहिर है कि जब आप ये खुद ही अगर ग्राउंड आप लूज करना शुरू कर दें तो फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि जनाब जो है ना सियासी जो एक अमल है वो सब उतार हो रहा है, और जो एक जमहूरियत की क्लिप सर्विस दी जाती है वो कम हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं अगर आइन पे अमल हो रहा होता, इन चीज़ों में इबाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुल्क में माजी में अनगिनत इलेक्शंस हुए, इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस हुए, तो अगर कहते हैं ना कि इसकी पुराने उसमें आपको मिलती है, मिसालें मिलती हैं कि किस तरह से चीज़ों को हल करना है, तो कोई ऐसी चीज़ हमें री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं थी कि पहिए को दोबारा से। जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में इससे लोगों का एतमाद ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ इदारों के ऊपर से जो है वो कमज़ोर हो रहा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ही खतरनाक है इस मुल्क के निज़ाम और जमहूरियत के लिए। जी आमिर साहब, वैसे तो बात थोड़ी सी सख्त है, वैसे तो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में जरा डेमोक्रेसी आपको कहीं खाल खाल ही नजर आती है, या डेमोक्रेसी जो है वो उस तरीके से स्ट्रेंथन नहीं हो पाती। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली आपसे बात कर लूं कि हम शिकायतें करते रहे माजी में, ये जब भी पावर आती है, पीटीआई के पास पावर थी, उन्होंने दे धनाधन केस बनाए, जेलों में डाला, सुप्रीम कोर्ट को बिल आखिर कहना पड़ा कि भाई ये जो नैब के केसेस हैं, ये ट्रायल जो है वो इतना स्लो होता है, यहाँ पर आप एविडेंसेस, प्रोसिक्यूशन उस तरह एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं करती, 90 डेज तक आप डिटेंशन में रखते हैं, और खुद खान साहब कह के आए अमेरिका में मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। पीटीआई वाले खुद टॉक शोज में आके बता देते अब हमने नैब की फाइल पढ़ी है, फलाना जाने वाला है। अब हमारा ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने माजी से कोई सबक सीखा होगा, इधर ये पावर में आए हैं तो इन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया, केसेस, मुकदमात एक दूसरे को जो है वो स्क्रू कर रहे हैं। और कल परसों राणा साहब मेरे शो में थे, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा अब हमारी सियासत व्यासत नहीं है भाई, अब हमारी दुश्मनी है,
अगर दुश्मनी इमरान खान ने शुरू की है तो दुश्मनी हम भी करेंगे, अब दुश्मनी है जो कुछ भी है। सो फिर हम कैसे ब्लेम करेंगे इंस्टीट्यूशंस को? माजी तो हम सब करते रहे हैं, आप लोगों की, आपसे पुराने सहाफियों की तो हमसे भी ज्यादा बड़ी स्ट्रगल है। किसी ने कोड़े खाए हुए, किसी ने जेलें काटी हुई, और हम लोग भी जब बात करते हैं तो कभी टॉक शो बंद हो जाता है, कभी किसी को क्या प्रेशर फेस करना पड़ता है। लेकिन ये जमहूरी लीडर्स करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? जैसे ही पावर में आते हैं ये भी बादशाह बन जाते हैं। नहीं, हमारा अलमिया यही है, हमारा अलमिया ये है कि जनाब हमारे यहाँ जो है एक बनास्पति किस्म की जमहूरियत है, एक जाली जमहूरियत है, शैम डेमोक्रेसी है। उसका आपको अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बिल्कुल आप देखें कि हर बड़ी जमात जो है वो डायनेस्टिक है। हत्ता कि इमरान खान की अपनी जमात में आप नहीं देखते कि इंतखाबात होते हैं। इमरान खान जो है वो चेयरमैन बने थे और आज भी चेयरमैन है। उसी तरह आप देखें कि फिर मतलब है बाप से भाई, भाई से भतीजा, बेटा, समझी, बेटी। तो ये हमारे यहाँ तर्ज सियासत है, जो कि यकीनन मतलब है कि जब आपके जहन में ये हो तो आप फिर मुल्क को जमहूरी अंदाज में नहीं चलाते, राजवाड़े की तरह चलाते हैं, जो कि हमारे यहाँ चलाया जा रहा है मुसलसल। आप देखें कि बतौर राजवाड़ा कि जो इस हुकूमत की, अगर आप इसकी नून लीग की अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो किचन कैबिनेट के जरिए चलाया करते थे, कैबिनेट का इजलास नहीं हुआ करता था। अच्छा, फिर जो उनकी चॉइसेस हुआ करती थी कि अपने खानदान वालों पर ही भरोसा करना है, आज भी उसी तरह जारी और सारी है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में और मुस्लिम ममालिक में जहाँ भी 2-4 मुल्कों में जमहूरियत है तो वहाँ पर बड़ा मतलब है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत ही कमज़ोर हैं और फ्लॉड हैं। और जिस भी मुल्क में आप देखें कि नीम कबायली निज़ाम होगा, नीम जागीरदाराना निज़ाम होगा, वहाँ पर इसी किस्म की जमहूरियत होगी। और हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हम इस्लाहात के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप इस्लाहात की बात करते हैं, आप देखें हैरत अंगेज बात है कि एक फौजी हुक्मरान ने इस मुल्क में 30 ईयर ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बेहतरीन सिस्टम दिया। मैं मुशर्रफ साहब की अगर बात करूं तो उसको इन्होंने आते ही अंडू कर दिया। मुशर्रफ साहब ने एक शर्त रखी थी कि जी बीए पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम जो इंतखाबात में हिस्सा ले, तो वो भी इन लोगों ने खत्म कर दी। उसी तरह जो खवातीन की नशिस्तें थी बढ़ाने की, वो भी फौजी हुक्मराने की इन लोगों ने खुद किस किस्म की लॉ मेकिंग की है। ये बड़ा सवाल है। ये लोग जब आए तमाम हमारे जमहूरियत पसंद चैंपियन, लोकल बॉडीज के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, बाय इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। अब तो हद ये है कि जनरल इलेक्शन का मामला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में चला गया है। मतलब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, बेसिक डेमोक्रेसी का ख्याल है ना, 90 डेज आइन में लिखा है। आप उसके लिए बैठ के तो शायद कोई मामला आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बगैर बैठे ये राय कायम करना, टेक्निकल मामलात में उलझा के अदालतों में ले जाके अपने फैसले कराते हैं, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। आदिल शाहजेब साहब मुझे बताइएगा, ये सब मामलात तो अदालत में चले गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, अपने मामलात को खुद कोर्ट रूम में ले जाना, फिर अदालतों की सवाबदीद पे रखना, और अब मेरा जज तुम्हारा जज, माजरत के साथ ये हो रहा है ना कि भाई फलाने जज ने जो है फलाने हमारे खिलाफ हैं, वो भी कहते हैं फलाने फलाने हमारे खिलाफ हैं। सो जो आपके करने का काम है आप वो कर नहीं रहे, फिर ये बेंच हो या वो बेंच हो, फिर रोना धोना किस बात का? देखें आदिल भाई, बड़ा वैलिड आपने ज़बरदस्त सा सवाल किया है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी अपने अलावा किसी भी दूसरे सियासी जमात के सरबराह को वो लीडर ही नहीं मानते। वो पीटीआई के अलावा किसी सियासी जमात को सियासी जमात ही तस्लीम नहीं करते, और ये बुनियाद तो उन्होंने ही डाली। 3.5 सालों में वो कभी भी शहबाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ, मौलाना साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, जो उस वक्त की ओपोजिशन थी। अभी भी जो मामला अदालतों में चला गया है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और देखें आइन में बिल्कुल ये दर्ज है कि 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाब होना चाहिए, लेकिन अब अदालत में मामला तो चला गया है, लेकिन ये मामला जो था ऑलरेडी पिशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। ये सब जुडिस है। जो एतराज पीडीएम उठा रही है और उसमें वजन भी है, और वजन ऐसे है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डोगर ट्रांसफर केस में मंगवाते हैं, बिल्कुल एक कंप्लीट अलग मुकदमा है। वहां पे आप इलेक्शन की तारीख पर बात शुरू कर देते हैं, फिर आप जनाब चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर देते हैं, जो 2 जज साहबान मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, कि जी आप इसका अस खुद नोटिस लें, और चीफ जस्टिस साहब अस खुद नोटिस ले लेते हैं। और फिर जो बेंच की फॉर्मेशन है, देखिए उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो आपके चंद माह के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। अब आइन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग एक बहुत अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जो है आज से उसकी समाअत का आगाज हुआ है,
उसमें अगर जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं है, जस्टिस सरदार तारिक नहीं है, जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं है, तो बेंच की फॉर्मेशन पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं। देखिए, आपका जो बुनियादी सवाल है वो तो ये है कि ये फैसले जो हैं, with due all respect, जी, with due all respect, your point is that Supreme Court should not have taken up this case. ये आप बेसिकली कहना चाहते हैं? देखिए, ये मेरा आदिल भाई, हम चूंकि मामला सब जुडिस है ना, तो हम अपना ओपिनियन या एनालिसिस नहीं दे सकते, लेकिन ये एतराज़ात जो उठाए जा रहे हैं सीनियर वकला की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, उसमें बिल्कुल वजन मौजूद है। और देखें, हुकूमत को बिल्कुल 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। और अगर जमहूरियत कोई मजहब होता तो आइन की खिलाफ वर्जी जो है ना, वो गुनाह कबीरा तस्वुर होता। तो अगर आइन के तहत आप 90 डेज में इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर ठीक है, अस खुद नोटिस आपने लिया है, लेकिन जिस तरीके से ये लिया गया कि पहले 2 जज साहिबान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया किसी और केस में, और मैं आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं। फिर इनमें इस बेंच में 2 ऐसे जजेस हैं जिन पर एतराज़ात ऑलरेडी उठा दिए गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जज साहब के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल चली गई है, वही जो ऑडियो लीक्स आई थी। तो ये फैसला जो भी आएगा ऑलरेडी उससे कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये खिलवाड़ इस मुल्क के आइन के साथ बंद हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर मुमलिकत के साथ भी मुशावरत करे, हुकूमत के साथ भी मुशावरत करे, क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसने खुद से इलेक्शन नहीं कराने, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और आपको पैसे देने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आपको सिक्योरिटी देनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अच्छा, दूसरा आपको देखें, केपी में इस वक्त जो सिचुएशन है आदिल भाई, आप खुद भी केपी से आपका ताल्लुक है, वहां पे जितना बड़ा वाकया हो चुका है, इस वक्त वहां पे एक ऐसी सिचुएशन है, रोजाना 3-3, 4-4 थ्रेट अलर्ट्स आ रहे होते हैं। उनको इलेक्शंस कराने के लिए 50,000 की इजाफी नफरी वहां पर चाहिए। और दूसरा अहम सवाल यह है, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन पूरे मुल्क में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के एक ही दिन और एक ही टाइम पर होने चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो होगा क्या कि पंजाब और केपी में आपकी, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट आए चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट आए, लेकिन आप जब जनरल इलेक्शंस में जा रहे होंगे तो आप 2 पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर कैसे कौमी असेंबली के इंतखाबात कराएंगे? क्या इसकी गारंटी है कि इमरान खान साहब फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे? दूसरा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि निगरान हुकूमत के अंडर आपने इलेक्शंस कराने होते हैं। तो अगर तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इन 2 सूबों में इंतखाबात के बाद बेहतर हो सकती है तो आई एम ऑल अप फॉर इट, लेकिन उसके बाद मजीद कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग केओटिक सिचुएशन मजीद बढ़ेगी, क्योंकि एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। आप फिर हमेशा के लिए इन 2 असेंबलियों के इंतखाबात आपको पहले कराने पड़ेंगे। और असल मामला है, देखें, ये पूरा जो पीडीएम और पीटीआई के दरमियान जो असल जंग है ना, वो इंतखाबात के शफाफियत की जंग है। 2018 में इमरान खान साहब को घोड़े पे बिठा के लाया गया, बाजवा साहब उसकी फिर माफी भी मांग चुके हैं। उस वक्त उनकी मकबूलियत नहीं थी, कबूलियत थी, जिसकी वजह से वो वजीर आजम बने। वहां से ये मामलात बिगड़े। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है, वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल है, मामलात को इन सियासी जमातों ने आगे की तरफ बढ़ाना है। और अगर इन 2 असेंबलियों के इलेक्शंस हो जाते हैं, किसी की भी हुकूमत आई, ये आप अभी से लिख लें कि आम इंतखाबात जब होंगे कौमी असेंबली के होंगे, तो अगर पीटीआई हार गई, वो रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट करेगी, फिर वो सड़कों पे आ जाएंगे, फिर वही केओटिक सिचुएशन बन जाएगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी। अगर पीडीएम हार जाती है तो वो कहेंगे कि जी केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने धांधली की और हमें हरवा दिया। फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। आपने बहुत वैलिड पर्टिनेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। I have my own opinion on this, लेकिन let me take a response from आमिर दिया साहब। मैं आपके सामने सवाल ये रखना चाह रहा हूं कि टेक्निकली मसाइल हैं, अब पार्टीज में डेडलॉक है, फैसला अदालत के पास है, और जो इस वक्त अदालत ने फैसला करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन जो भी फैसला आना है, ये बात तो दुरुस्त है ना कि एक के हक में और एक के खिलाफ जाना है और दूसरे ने उसके बाद इदारों के खिलाफ दोबारा कैंपेन शुरू कर देनी। तो ऐसे में क्या हमारे इदारों को चाहिए था कि इस हद तक आगे जाएं इस सेंसिटिव मामले पर? ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि जो बदकिस्मती है कि हुकूमत और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो आला अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की एक बड़ी सस्टेन्ड ऑर्गेनाइज कैंपेन कर रहे हैं। और जाहिर है कि जिन आपने केसेस का हवाला दिया, तो क्या वो केसेस नहीं थे? और वहां पर अगर उस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनके खिलाफ फैसले दिए तो क्या नहीं देने चाहिए थे? तो बड़ा एक अजीब व गरीब बात है, क्योंकि अगर इनका आर्ग्यूमेंट अगर आप मान लें
हुकूमत का कि फला फला ने हमारे खिलाफ क्योंकि फैसला दिया था और इसलिए वो हमारे मजीद केसेस नहीं सुनेंगे। उसका मतलब है क्योंकि आपकी फहरिस्त इतनी ज्यादा है केसेस की, तो हर मरतबा नए जज भर्ती किए जाएंगे, नए चेहरे आएंगे आपके मुकदमा सुनने के लिए। बड़ी एक अजीब व गरीब फरमाइश है, ये फरमाइश बनती नहीं है। बात ये होती है कि आपको अदालत के ऊपर, फिर एक और इसमें सवाल है कि अदालत में मामला गया क्यों। जो हम लोग टेक्निकल बातों में इस वक्त बहस कर रहे हैं ना कि जी फला जज को होना चाहिए, फला को नहीं होना चाहिए, सवाल ये कि जो ओरिजिनल सिन गुनाह है, जो असल गुनाह है, किसने किया? वो असल गुनाह आपने किया कि आप जो है वो इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब ये जो आदिल शाहजेब साहब ने एक पॉइंट उठाया, वो बहुत सारे लोग दोस्त ये उठा रहे हैं कि जनाब प्रोविंशियल अगर इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो जो फिर आइन की रूह है कि जिसमें गैर जानिबदार हुकूमत को जो है वो इलेक्शन कराने, जनरल इलेक्शन कौमी सतह पे, वो कैसे होगा? तो इसका मतलब ये कि हमारे आइन में डायकॉटमी है बहुत सारी चीज़ों को, ये मतलब है हल तजवीज़ नहीं करा। तो वहाँ पर फिर कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए पार्लियामेंट कर रही होती है, सियासतदान कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉक जैम है। तो इस लॉक जैम से निकलने का मेरे ख्याल में जो नून लीग के संजीदा लोग हैं वो भी तस्लीम करते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ भी कहती है, और जो बहुत सारे और लोग हैं वही कहते हैं कि इंतखाबात हल है। तो भाई क्या वजह है कि इंतखाबात आप 2-4 महीने पहले करवा लें, 2-4 महीने भाई होते हैं ना, मिडिल ग्राउंड आप लेकर आ जाएं कि जहाँ पर मतलब है कि आपने क्यों एक जिद बांधी हुई है कि हम जनाब अपनी टर्म पूरी करेंगे, आप 3 महीने पहले क्यों नहीं इंतखाबात करा सकते? और ये बड़ा वैलिड सवाल है। क्या आप जो है अगर आप फर्ज करेंगे सर, लेकिन आमिर साहब एक नुक्ता वहां से भी ये उठता है, वो ये कहते हैं कि ये भी क्यों जिद है कि एक साहब असम्बलियां मर्जी से तोड़ दें और उसके बाद वो साहब उनकी ख्वाहिश पर इंतखाबात हो। अब मैं जरा आईनी से निकल के सियासी बहस की तरफ आपको ले जा रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर आप हमसे हमारा आईनी हक छीन रहे हैं कि जी हमने अगर अक्टूबर में कराने हैं तो हमने अक्टूबर में कराने हैं, तो आप हमसे कहते हैं हम 4 महीने पहले कर लें, 6 महीने पहले कर लें, 8 महीने पहले कर लें। तो वो जो साहब हैं जिन्होंने, इमरान खान साहब की बात करते हैं कि वो जो साहब हैं उन्होंने असम्बलियां पहले तोड़ दी, हम उनकी जिद अना और ख्वाहिश की तकमील क्यों करें? ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट वहां से आता है। अच्छा देख, इसमें बड़ा दिलचस्प सवाल है। ठीक है, उनका मतलब हुकूमत का ही मौकफ है। मेरा एक और इससे बड़ा सवाल है, क्या इमरान खान कोई गैर आईनी चीज मांग रहे हैं? कि इमरान खान ने जो भी अमल किया वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था? इमरान खान ने जो भी मुतालबात रखे हैं वो आइन के फ्रेमवर्क के अंदर हैं, और जो भी उन्होंने देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जलसा किया, जुलूस किया, उन्होंने इस्तीफे दिए, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व किया, ये तमाम के तमाम आइन के एम्बिट के अंदर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या इस वक्त सिस्टम चल रहा है, क्या आप एक नामुकम्मल कौमी असम्बली के तहत जो कानून साजी कर रहे हैं उसकी लेजिटिमेसी है, उसको मकबूलियत है? आपने अभी तक जो कानून साजी की, पहला तो सबसे पहले आपने मुतनाज़ा नैब के लिए किया, इसमें अपने केसेस के ऊपर आपने जो है अपने तमाम गुनाह, तमाम जराइम जो है वो बख्शवा लिए। उसके बाद जो आप कर रहे हैं वो इस तरह की करें कि IMF की शराइत के ऊपर के लिए आपने जो कुछ जिस तरह से भी किया कि कोरम पूरा है, नहीं है। बात ये होती है कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, अवाम में इदारों के खिलाफ रियासत के हवाले से बदइतमादी फैल रही है, पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ा है, हुकूमत चाहती कि अदलिया मुतनाज़ा हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप देखें कि तनकीद हो रही है, बड़ा खुल के तनकीद हो रही है, जो मुझे अपनी सहाफती कैरियर में इतने बड़े पैमाने पे कभी नजर नहीं आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको कौन, इस प्लॉट को कौन रोकेगा? उसको रोकने में मैं समझता हूँ हमारे इदारों का बहुत बड़ा किरदार है, अदलिया का किरदार है। गो के फौज कह चुकी है हम एपॉलिटिकल हैं, फौज को भी समझना चाहिए कि जनाब इस वक्त जो हालात हैं उनकी इंटरवेंशन बनती है, इस दौर को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है। माजी में भी ये हुआ है, हमें रिवायतें मिलती हैं, वो जब काकड़ उसमें गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ में टिप हुआ था, तो वो जो अब्दुल वहीद काकड़ अपनी छड़ी हिलाई थी, तो काकड़ फॉर्मूला लेकर आए, जरूरत है तो पाकिस्तान को। इस वक्त आप अगर कहते ना ये कौन सी हुकूमत जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमल कर रही है, नहीं कर रही ना। आपको लेकिन आमिर साहब देखिए, इसमें सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ये पॉइंट फिर आप दोनों के लिए छोड़ के जाता हूं कि इसमें अगर इस दलील को हम तस्लीम करते हैं जहां पे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है असेंबली तोड़ने के बाद, और मैं इस हक में हूं, मैं अपनी राय का बरमला इज़हार कर रहा हूं, मैं इस हक में हूं कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। आइन के अंदर कोई और स्पेस नहीं है कि आप 90 डेज से आगे ले जाएं, जाहिर है वो, लेकिन अब वो भी टेक्निकल मामलात को टेक्निकल तरीके से डील करें ना। वो कहते हैं फिर इंटरिम का क्या करें, इंटरिम तो नहीं होगी, आइन तो ये भी कहता है फिर इंटरिम हो, तो टेक्निकल मामला अदालत में हल होना है, ठीक है, या काकड़ फॉर्मूले की जगह नया फॉर्मूला कोई आना है। तो जिन्होंने नया फॉर्मूला देना है वो तो कहते हैं हम मुलाकात भी कर लें, हम पे इल्जाम लग जाता है कि और फिर डिमांड वहां से ये हो रही है कि आप मेरा साथ दें, ये नहीं डिमांड हो रही कि एक फेयर इलेक्शन हो जाए और उसके बाद जो है वो हमने नताइज तस्लीम कर लेने। ये एक बड़ा नुक्ता है ना, या तो ये यकीन दहानी भी हो कि हाँ जी इलेक्शन होगा तो नताइज तस्लीम किए जाएंगे,
ये भी नहीं हो रहा बदकिस्मती से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मजीद डिस्कशन करें। जी वेलकम बैक। सिचुएशन इस वक्त ये है कि हमारे जो पोलराइजेशन है, हमारी जो सियासी जमातों के बीच में एक तफरीक है, इस पोलराइजेशन में हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान साहब को नॉकआउट कराना चाहता है। इमरान खान साहब हर सूरत अर्ली इलेक्शन कराना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है कि मेरी मकबूलियत इस लेवल पर है कि जहां पर मुझे इंतखाबात जीतने हैं और 2/3 मेजॉरिटी से पावर में आना है और चीजों को अपने तरीके से चलाना है। लेकिन दूसरी तरफ से इस पोलराइजेशन में ये कहा जाता है कि डैम यू डू डैम यू डोंट, और एक दुश्मनी तक ये मामला जो है चला गया। इदारों के लिए अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना मुश्किल हो गया। वो सामने आए तो भी मुसीबत है, सामने ना आए तो भी मुसीबत है। आदिल शादिब साहब, जरा एक तो आमिर साहब ने भी जो बात की, उन्होंने कहा ये कौन सी गैर आईनी बात कर रहे हैं, वो इंतखाबात तो मांग रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है, जरा जेल भरो तहरीक पे भी हम आते हैं। ये मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या इससे तारीख मिल जाएगी और कितने इम्कानात हैं इस जेल भरो तहरीक की कामयाबी के? योर टेक ऑन। देखिए आदिल भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो जो जहां तक मौजूदा ये जो डेड लॉक है बिटवीन द PDM एंड ओपोजिशन PTI, उसमें फौज के इंटरवेंशन की जहां तक बात है ना, मेरे ख्याल में कतन फौज को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरवीन करते करते उन्होंने इन सियासी जमातों की आदत बिगाड़ दी हैं। वो आइन के भी खिलाफ है, वो खुद भी कह रहे हैं कि अब हम न्यूट्रल हैं। अगर इनको पता चले कि हाल भी कर लिया है ना जी, माजी में मुदाखलत कर करके अपना भी हाल कर लिया ना जी, मुदाखलत कर करके आज उनके लिए अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना जो है वो एक चैलेंज है। जी बिल्कुल रिस्टोर करना वो मेरा ख्याल है ज्यादा अहम है, बजाय इसके कि काकड़ फार्मूले जैसे मजीद जो हैं वो हम इस मुल्क में खेल खेले जाएं। और जब ये सियासी जमातें रियलाइज करेंगी कि जी फौज ने अब आके इंटरवीन नहीं करना, हमने आपस में ही बैठ के आगे जाना है, वरना सिस्टम लपेटा भी जा सकता है, तो फिर इनके होश मेरे ख्याल है ठिकाने आ जाएंगे। जहां तक इमरान खान साहब की आईनी मुतालबे की बात है कि जी हमें इलेक्शन चाहिए, देखिए आज मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने ये कहा कि जी इसको भी देखा जाना चाहिए कि क्या वज़ीर आला साहब जो हैं वो किसी पॉलिटिकल अपने लीडर की रिक्वेस्ट पर असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आइन में इसकी भी तशरीह होनी चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे है कि परवेज इलाही साहब असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, वो बार बार मीडिया पे भी कह चुके हैं। इसी तरह महमूद खान साहब भी नहीं करना चाह रहे थे, और ये भी रिकॉर्ड पे है कि खान साहब की एडवाइस पे उन्होंने ये असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व की हैं। तो मेरे ख्याल है विन विन सिचुएशन होगी अगर मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं और ये बेंच जो है वो ये फैसला कर देता है कि जी इलेक्शन छोड़ें, असेंबलियां बहाल हो गई हैं और दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी बहाल हो गई है। और आप यकीन माने अगर खुफिया बैलेट पे वोटिंग कराई जाए केपी असेंबली में PTI की और पंजाब असेंबली में 90% लोग जो हैं वो इस हक में वोट देंगे कि जी ठीक है इलेक्शन बाहर में जाए, आप दोनों असेंबली और हमारी हुकूमत जो है वो बहाल कर दे। अब जहां तक जेल भरो तहरीक की बात है, देखिए मैं आता हूं, you have raised very pertinent point. Let me take a response from Amir साहब on this particular issue, then फिर जेल भरो तहरीक पे दोनों से मैं लेता हूं। आमिर साहब अगर ब्रीफ आप कमेंट कर दें जो आदिल शादिब साहब ने बात की है, क्या ये भी आप जिस तरह खुद काकड़ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, मैं सर अगर आपकी इजाजत तो सवाल मुकम्मल कर लो। एक काकड़ फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, हम अब बात ये हो रही है कि जितनी मुदाखलत करेंगे उतनी ज्यादा बदनामी लेंगे। लेकिन चलें अदालत अगर इसका कोई हल ऐसा निकल आता है, लेट्स अज्यूम के असेंबलियां बहाल हो जाती हैं, तो ये भी कोई पॉलिटिशियंस के लिए विन विन सिचुएशन होगी या नहीं? अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है असेंबलियां बहाल होने का, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। आदिल साहब बड़ा एक दिलचस्प सवाल है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम कब से बढ़ना शुरू हुआ? उस वक्त से बढ़ना शुरू हुआ कि जब फौज ने अपने रिवायती किरदार से हटी, वो उसने यकलख्त ऐलान किया कि हम जो है न्यूट्रल हो रहे हैं, हम गैर जानिबदार हो रहे हैं। उस वक्त से आप देखें कि इस मुल्क में जूतम पेदार जारी है, जूतों में दाल बट रही है, और हमारी जो है मतलब चाहे माशी महाजो सियासी अदम इस्तेकाम, वो तमाम के तमाम मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का जो ताल्लुक पाकिस्तान फौज से रहा है, जो कुर्बतें हैं वो ये रही हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फौज का एक रिवायती किरदार हो। हमारे सियासतदानों की मैं बात नहीं करता, उनका एक अपना वो चाहते हैं कि जी हमें करप्शन की इजाज़त होनी चाहिए और हम जिस तरह मर्जी इस मुल्क को एक राजवाड़े की तरह चलाएं,
उसना चलाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अवाम की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ। जो हमेशा जो फौज ने किरदार अदा किया उसकी पजीराई मिली अवामी हल्कों में, वो सिर्फ एक था, वो ये था कि पाकिस्तान का जहाँ जहाँ वो आता है, मफाद आता है, हमारा जो आखिरी वो होता है कि पॉइंट होता है ना, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो होता है पाकिस्तान फौज। जल्जला आए, सैलाब आए, भारत के साथ ताल्लुकात का मसला हो, आपका कश्मीर का मसला हो, क्योंकि पॉलिटिकल क़यादत ने हमेशा बहुत ज़्यादा। मैं आमिर साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि अगर जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं, ये हमने देखा है, ये हमने इस तरह देखा है कि माजी में इदारे अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन अभी जरा इसको 2013 से देख लेते हैं। 2013 में जो है वो ये सिलसिला शुरू होता है, 14 से इमरान खान साहब का धरना शुरू होता है। 13 के अंदर भी आपको पता है कि जो पीक थी पीटीआई की वो ऐसी थी कि इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मैं इलेक्शन जीतने जा रहा हूं। बहरहाल मियां साहब जीत गए और इमरान खान साहब ने अपना स्लो एंड ग्रेजुअल जो स्टांस था, वो हमें पता है एस्टेब्लिशमेंट के लोग जिस तरह उस दौर में बैकएंड से सपोर्ट करते थे, मियां साहब की भी सपोर्ट करते थे, खान साहब की भी सपोर्ट करते थे, ये माजी हमारा। अब जब 17-18 के इलेक्शन आते हैं तो पीएमएलएन का ऑन स्लॉट है अदालतों के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टिल 2021। जैसे ही 2022 में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, फिर पीटीआई का ऑन स्लॉट है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और अदालतों के ऊपर। सो ये अब इतना आसान भी नहीं रहा हमारे इदारों के लिए मदद करना पीछे से इन सियासी जमातों की, या कोई ऐसा फॉर्मूला प्लान कर लेना कि जो दोनों के लिए विन विन हो। क्योंकि विन विन तो जब होगा ना जब या आप असर्ट करेंगे अपनी पावर को, जिसकी अब स्पेस शायद पाकिस्तान की सियासत में मौजूद नहीं है, वो दौर नहीं है। अब डिजिटल मीडिया की वजह से चीजें काफी तब्दील हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। सो वो असर्ट कैसे करेंगे, वो जिसकी तरफ जाएंगे तो दूसरा ग्रुप जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेके जो लफ्ज इस्तेमाल करेगा वो मैं इस वक्त टीवी पे बयान नहीं कर सकता। ये देखिए विन विन पोजीशन तो नहीं हो सकती, आप दोनों फरीकों को खुश नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। बात ये होती है कि जब तक इस मुल्क में करप्शन को रिवॉर्ड किया जाता रहेगा, जब तक आप करप्शन को आप कहेंगे कि जी जमहूरियत का प्रीमियम इस मुल्क में बदनवानी है और वो है मतलब लूटमार है, तो भाई फिर तो मुल्क नहीं चलने का। तो ये जो ख्वाहिश है पाकिस्तान के अवाम की कि हम चांद सितारे नहीं मांगते खेलने के लिए, हम कहते हैं हमारी क़यादत जो है ईमानदार हो, और ईमानदार क़यादत में जनाब उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। तो बात ये होती है कि रिवायती किरदार पे आना चाहिए। जी ओके जी, आदिल शादिब साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरा। आमिर साहब का ये ख्याल है कि ये जो स्टेलमेट है, डेडलॉक है, ये अगर वो अपना रिवायती किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये मसला फिर हल नहीं होना, और यही अब वाहिद हल है हमारे पास अगर इस मसले को हमने जल्द निपटा। आमिर ज़िया साहब से इंतहाई माजरत के साथ, ये फौज का रिवायती किरदार नहीं था, ये फौज का गैर आइनी किरदार था जो उन्होंने अब बंद कर दिया है। देर आयत दुरुस्त आयत, और ये अवाम से अकीदत नहीं थी कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे आप एक बात बताएं, जितना फौज ने आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान को सपोर्ट किया ना, इतना तो किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी लगाई हुई हुकूमत को नहीं किया। ज़ियाउल हक साहब ने जुनेजो साहब को इतना सपोर्ट नहीं किया था जितना कि बाजवा साहब ने इन 6 सालों में इमरान खान साहब को जाके सपोर्ट किया। देखें, और हर जमात को नहीं किया। देखिए मैं आपको कहता हूं 99 में जब नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे और मुशर्रफ साहब ने उनकी गवर्नमेंट खत्म कर दी, तो क्या वो अवाम की अकीदत ने खत्म की थी? नवाज शरीफ कहां से वोट लेके आया था? 2/3 वोट तो उन्होंने मुशर्रफ साहब ने उनको नहीं दिए थे। तो ये अवाम की अकीदत में ये सारी चीजें नहीं, वो गैर आईनी किरदार था। गॉन अदर डेज, वो अब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ये पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड हो सकता है। फौज न्यूट्रल है, हमें इसका रिस्पेक्ट इसकी करनी चाहिए और हमें भी कोशिश। जी अग्रीड, मैं आपसे प्रिंसिपली यू आर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर राइट, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी वाली बात भी देखें, फिर हमें इससे भी थोड़ा पीछे जाना पड़ जाएगा ना जी। हमें पीछे इसलिए जाना पड़ जाएगा कि हमारी सियासी जमातों में भी तो जमहूरियत नहीं आ रही। जब आमिराना रवैये सियासी जमातों में होंगे तो फिर आमिरों को चांस मिलता है कि वो इस मुल्क के निजाम को जो है उथल पुथल कर सके। अगर जमहूरियत की जो बेसिक डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो फॉलो आज नहीं हो रही 2023 में, तो यू कैन इमेजिन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। सो बदकिस्मती है कि दोनों तरफ से ही जो है ना वो कमजोरी है। हमें तो ये भी देखने की जरूरत है। 30 सेकंड मुझे कंक्लूड करना है सेगमेंट। जो सियासी जमातों की अपनी इंटरनल उसमें जमहूरियत नहीं है ना, जमहूरियत नहीं है, तो हमें उनको पुश करना चाहिए कि जनाब आप वोटिंग कर। देखिए इमरान खान साहब को क्यों मकबूलियत मिली, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जनाब ये सारे चोर डाकू तो हैं लेकिन ये आमिर हैं, आप पार्टी के अंदर आमिरियत है। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर क्या किया? क्या उन्होंने इलेक्शंस करवा दिए? इमरान खान साहब के अलावा कौन है? इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो जाए तहरीक इंसाफ के सरबराह के इलेक्शन में। आदिल शादिब साहब
we have reached to the point from where I started actually कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ जमातों के अंदर नहीं है, लेकिन हम सबको जमहूरियत चाहिए ऐसे कि उसकी रियल स्पिरिट के अंदर चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने को कोई तैयार नहीं। थैंक यू सो मच आमिर दिया साहब, आदिल शाहजेब साहब मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन अपना फीडबैक में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।